शुभम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गाय दूध देती है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? गाय दूध देती है सर। यस सर, देती है। नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। हाँ मतलब अच्छा। दिस इज द थिंग। सीए बनने या सीए स्टार्ट करने से बहुत पहले मैं किताबें बेचता था स्टॉल्स के ऊपर। आपकी कार्स कलेक्शन कितनी है? जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है होंडा सिटी, बलेनो, एक और होंडा सिटी, हाई क्रॉस, इनोवा, लैंड रोवर डिस्कवरी। 10th के अंदर में मेरे को 48%, 12th के अंदर में रफली 82%। शुभम, मेरा एक ब्रेकअप हो चुका था पल्लवी से पहले और मैं काफी टूट चुका था, और ये सीए की जर्नी के दौरान ही हुआ था। बी ए सीए, डेटा सीए, हैव अ चार्टर्ड लाइफ। सीए बनने के बाद मेरे लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मेरे घर के 6 बच्चे मेरे पीछे सीए बने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम माय फ्रेंड शुभम एंड आल्सो अ सीए स्टूडेंट। तो यार, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज ये है एक अनदर एपिसोड ऑफ फन कॉन्वर्सेशन सीरीज। और इस एपिसोड में हमारे साथ वो हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, जो कि टीचिंग फील्ड में धूम मचा रहे हैं, और जिनकी मोटिवेशनल वीडियोज जो है यूट्यूब पर वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आप सीए स्टूडेंट हो ना, तो आपने कभी ना कभी इनका नाम तो जरूर सुना होगा, या फिर आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। सो प्लीज वेलकम टू माई वीडियो द वन एंड ओनली सीए विजय सारडा सर। मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं या फिर सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। तो सर, आप मेरे चैनल पर आए हो सर, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती सर मेरे लिए। सर, कैसा लग रहा है आपको मेरे चैनल पर आकर? आई फील ऑनर्ड। मैं बहुत सारे बच्चों ने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने फास्ट ट्रैक देखा है जो हम लोगों ने दिया है, और बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। पता है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों का कि मुझे इतना सारा प्यार मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम इस तरीके के किसी पॉडकास्ट पे आकर के। ऑनेस्टली ये मेरा पहला वर्चुअल पॉडकास्ट है, एंड आई फील ऑनर्ड कि बच्चे देख पाएंगे। मैं इस माध्यम से भी अगर बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर, आपकी ना बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बच्चे, मतलब कि वोट फॉर विजय साडा सर, ऐसे ऐसे करके। तो सर, मेरा फर्ज बनता है कि ऑडियंस की बात मानना। तो सर, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, कि आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? सर, 10th के अंदर में मेरे को 48% थे, और वो जो स्कूल के मार्क्स है ना, वो पीटी ड्राइंग वो सब मिला करके, तो वो कुछ बनता है 56। ठीक और है। 12th के अंदर में रफली 82% के आसपास थे। ठीक है। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ंतु बच्चा नहीं था, बैक बेंचर रहा हूँ हमेशा से। कौन से बच्चों को सीए परस्यू करनी चाहिए? मतलब कि अभी 12th के बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया, तो वो सोच रहे हैं कि मैं सीए में परस्यू करूँ। तो क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि हम सीए में जा सकते हैं? सी, सबसे पहली बात तो बेस्ट पार्ट ये है अपने कोर्स के बारे में, क्योंकि कोई साइंस और कॉमर्स दोनों बच्चा इसके अंदर में आ सकता है। तो हम्म। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस के अंदर में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, साइंस के अंदर में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, 10th हम्म। तक के आपको बहुत अच्छा लग रहा था साइंस, 10th के बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स सीए। हम्म। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप आप कॉमर्स के अंदर में आ रहे हैं और कॉमर्स के अंदर में आपको ऐसा लग रहा है कि यार आई लुक फॉरवर्ड टुवर्ड अ मोर प्रॉमिसिंग कोर्स, जहां पे अगले 4 साल मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, एंड मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई मीन बहुत सारे लोगों के पास एक बैकग्राउंड होता है, उनके पास बिजनेस होता है, तो हम्म। वो लोग बिजनेस को और एनहांस करने के लिए सीए कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सीए उस टाइम पे कर सकते हैं जब आपके पास कोई बैकिंग ना हो, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर कैलिबर। ये आपको बहुत ज्यादा देता है। तो मेरे कुछ पॉइंट रहेंगे। पहला, अगर आपको साइंस के अंदर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपने इसमें आना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर आप साइंस से फेडअप हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर में आना चाहिए। तीसरा, अगर आप इसके अंदर में कोई ऐप देख रहे हैं बेटर इनकम के लिए, और आपके बैकबोन कोई नहीं है बिजनेस एंड ऑल, तो इसके अंदर में आना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा जिसको इच्छा है वो तो आ ही जाओ। ये तो है सर। अगर कोई सीए में आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ऑफलाइन कोचिंग में जाएं या फिर ऑनलाइन कोचिंग में जाएं। तो दोनों के सर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सर, आप क्या रिकमेंड करोगे उनको? See, I have always first being a face to face टीचर, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक हम्म। है। उसके बाद विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव कम टू ऑनलाइन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट बीइंग अ टीचर ना, आई विल ऑलवेज से यू, और शायद आप भी इस बात को अग्री करोगे, कि कोई भी बच्चा जब फेस टू फेस क्लास के अंदर में आता है ना, तो उसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है डिसिप्लिन।
क्या होता है, आप फाइनल में हो, आप इंटर में हो, आप फाउंडेशन में हो, डजेंट मैटर। जब आप कोई फेस टू फेस क्लासेस लगाते हो तो पहली बात क्या होता है, आप टीचर का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हो। दूसरी बात, आपको मजा आए नहीं आए आपको पता है, आपको उठ के जाना है। तीसरी बात, आपको पता है आपको बैठना है, चाहे लेक्चर बोरिंग लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, आपको बैठना है। चौथा बात क्या होता है फेस टू फेस का, कि आप टीचर से कनेक्ट हो पाते हो। देखो, सी, जब आप किसी टीचर से कनेक्ट हो पाते हो ना, दैट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप सिर्फ डाउट पूछने तक वो रिलेशन कैरी नहीं करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हजारों बच्चों को कोचिंग्स देते हैं, जैसे जिसमें मेनली सीए फाइनल वाले हो गए, वो तो खैर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। फिर इंटर वाले हो गए जो पूरे इंडिया के अंदर में फैले हुए हैं। अब होता क्या है कि ये बच्चा हमको जान रहा है, हम उसको नाम से भी नहीं जान रहे। वो कोई डाउट पूछता है तो वो हमसे कनेक्शन है। बट मैं मानता हूं कि अगर मैं फाइनल की बात करूं, पिछले बार लगभग लगभग लास्ट टाइम में वी हैव सर्व टू मोर देन 3,000 फाइनल स्टूडेंट्स। इसमें से मैं अगर शुभम बात करूं ना, हार्डली 300 से 400 ऐसे रहेंगे जो आकर के आपको डाउट पूछते हैं या अपना फीलिंग शेयर करते हैं। इंटर वाले थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो अभी तक के उतने मेच्योर्ड भी नहीं होते, आर्टिकलशिप नहीं करी हुई होती, और उनको डाउट और क्यूरियोसिटी बहुत सारी होती है। तो मैं पहला प्रेफर करूंगा कि अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, एक टीचर से कनेक्ट बनाना है, दूसरा आपको आपका एक रेपो बनाना है। जो फायदा होता है ना फेस टू फेस का, उसमें आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो सकता है जब आप मल्टीपल लोगों से मिलो तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, जो एक रूम में बैठे हुए या एक लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चे को नहीं आता। उसको उतना ही पता होता है जितना टीचर ने बताया। पर जब आप फेस टू फेस बैठे हो, मान लो कोई कंटेंट नहीं समझ में आया, आप दूसरे से पूछ लेते हो, यार ये क्या बोला, हम्म। या किसी और ने सवाल पूछा तो आपका दिमाग चलता, अच्छा यार ये भी ये भी हो पॉइंट है सकता जो है। मैं पूछ सकता था, है हम्म। ना। और मैंने बहुत सारे बच्चों से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सुना है जो वर्चुअल का है वो, कि भैया क्लासेस तो ले ली, कंप्लीट ही नहीं हो रही। मतलब कुछ क्लासेस में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो उसको ही देखे जा रहे हैं, और कुछ में अगर मजा ही नहीं आ रहा तो आपने उसको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, लैपटॉप मतलब बंद उसका कर। कंटेंट कभी खत्म नहीं हो रहा। सो देखिए, मजबूरी अगर अलग बात है, बट इफ यू गेट एन ऑप्शन, मैं हम्म। हमेशा कहूंगा कि भैया आपने पहले फेस टू फेस पे जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, फंड्स का प्रॉब्लम है या आर्टिकलशिप के कारण प्रॉब्लम है, जैसे फाइनल वाला मोस्ट ऑफ द बच्चा जो होता है, हम्म। मतलब आप 99% मान करके चलो कि वो वर्चुअल में ही आएगा। सर आपने सीए बनने के बाद लोग बोलते हैं यार आपने जॉब क्यों नहीं करी, जॉब क्यों नहीं करी, मतलब कि बढ़िया पैकेज लो। सर आपने अपना पैशन चुना लाइक टीचिंग, तो ये टीचिंग आपने क्यों चुना, और स्पेसिफिकली आपने डीटी पढ़ाना वो कैसे आपको आया कि इसमें मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं ये पढ़ा सकता हूँ ऐसे। कुछ चीजें ना आपको खुद से समझ में आ जाती है, और आर्टिकलशिप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब मैं हम्म। आर्टिकलशिप के अंदर में था और वाउचिंग का काम दिया जाता था, हाँ, मतलब वो टिक टिक करते टिक रहो टिक टिक, करते रहो। दैट वाज द मोस्ट बोरिंग वर्क आई कैन एवर थिंक। देखिए, पेपर कुछ पर। लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, ऑडिट इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट मेरे को वो बिल्कुल क्लिक नहीं करता था। हर एक आदमी की एक चॉइस होती है, मेरा बात समझना। मेरे को वो बिल्कुल नहीं समझ में आता था। बीइंग नटोरियस और लास्ट बेंच वाला, हमारे को बातें करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। हम्म। आप मुझे एक कोने में पटक दोगे, एक अकाउंटिंग फर्म के अंदर में पटक दोगे, और उसके अंदर में मैं साल भर वाउचिंग ही करते बैठूं, एंड जिसमें अपन ट्रू एंड फेयर व्यू, आपका भी आर्टिकल जब चल ही रहा होगा शुभम, यस सर, यस आपने भी सर। समझा होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू ये ऑडिट रिपोर्ट में लास्ट में लिखने के लिए होता है। हम्म। कितना ट्रू और कितना फेयर होता है वो हम सबको पता है। ठीक है, मतलब आई आई अपफ्रंटली से इट। दूसरी बात क्या होता है, मैं कई जगह पे देखता था कि भैया आप कहने के लिए कहते हो कि इनकम से टैक्स निकाला जाता है, हाँ, वेरएल इन फैक्ट हम टैक्स से इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं रियल लाइफ के अंदर में। ये बात तो फिर है। वो क्लाइंट के पीछे आप भागते बैठो, कॉल कर रहे हो, डेटा दे दे डेटा दे दे, फिर लास्ट ईयर का रिटर्न उठा रहे हो, उसमें 15% एडिशन मार करके आप अपना कंप्लीट कर रहे हो। मेरे को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, मेरे को किक नहीं बैठ रहा था। मैंने जॉब भी की, पर वो बीइंग मारवाड़ी, तो सुनने का आदत है नहीं भैया, जो करेंगे खुद से करेंगे, एक रोटी खाएंगे पर मतलब बॉस जैसे अपना खाएंगे वाला अपना कमा फीलिंग के है। खाएंगे, अपना धंधा करेंगे। हाँ, मतलब वो अपने को हमेशा से सिखाया गया था बीइंग मारवाड़ी। अब तीसरा बचता था कि भैया आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जिसके लिए पैसा नहीं था। पर जब मैं सीए फाइनल में था ना, टीचिंग एक ऐसी चीज थी जो मेरे को हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। मेरे को लगता था यार ये चीज मैंने बिल्कुल करनी चाहिए, ट्राई, गिव इट अ ट्राई। तो हम्म। मैं सीए फाइनल में था, तब से नागपुर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। हम्म। एंड डीटी क्यों, क्योंकि मेरे को हमेशा से ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जेन्युइनली, मतलब मेरे को आईडीटी भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, दो इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेशन।
बट डीटी एक ऐसी चीज है जिससे सबकी फटती है, हाँ। पहली बात तो। और दूसरा, इसमें सबको इंटरेस्ट जरूर आता है कि ये इनकम का क्या होगा, वो इनकम का क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, क्योंकि ये वो चीज है जो चुभती है। तो मुझे एक लगा कि यार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं खुद क्वेश्चन से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये करना चाहिए। करते रहे, शुरू मजबूरी में किया था, फिर मजा आने लगा। हाँ सर, मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे पोल किया था, मतलब क्वेश्चंस बोले थे कि आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो वो मुझसे पूछो। तो एक का कमेंट आया था कि आप क्लास में इतने फनी कैसे रह लेते हो। अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे हैं, बहुत लोगों के लेक्चर देखे हैं। और सीए जो कोर्स है ना, वहाँ पे सब सिर्फ एक ही बात बोलते हुए सुना है मैंने सभी लोगों को, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं हर बैच में इस पे जोक जरूर मारता हूँ कि हर चीज को हार्ड करना जरूरी नहीं है, कुछ चीज जॉयफुल भी हो सकती है। तो हम्म। स्टडी ना एक बर्डन नहीं है, जिसको बहुत अच्छे से जॉयफुली अलग अलग एग्जांपल्स के साथ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और रही बात यार सीए, सीएमए की लाइफ में अगर मैं बात करूँ ना, हमारे लाइफ में यार कॉलेज तो बचता नहीं है, फैमिली लाइफ तो बचता नहीं है। तो यार एटलीस्ट एक जगह तो ऐसी हो जहां पे थोड़ा सा फन, थोड़ा सा लर्निंग, एंड फन लर्निंग को हम जोड़ करके अगर कुछ कर सके तो आई हैव रियली वर्कड हार्ड अलग अलग कंटेंट में, फ्रॉम फाइनल टू फाउंडेशन लेवल, कि मैं कैसे उसको जहां जहां पे भी पॉसिबल हो वहां फन एलिमेंट डालूं, ताकि बच्चे को एक कनेक्ट हो और मजा भी आए। मतलब क्लास बोरिंग ना लगे, मतलब कुछ ना कुछ होता रहे, मजा आता रहे। हाँ, अल्टीमेटली सी शुभम, जैसे आपने भी क्लासेस की होगी, भले मेरी नहीं की होगी, बट एट पॉइंट यार इतना सारा कंटेंट दे करके रखा है, बच्चा एक पॉइंट पे जेन्युइनली बोर हो जाता है। मतलब उसको लगता है कि भाई बस अब और मेरे इसको मत बोल। बट उसके पास ऑप्शन नहीं होता, उसको लेक्चर में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा जबरदस्ती वो पढ़े जा रहा है। यार इसी बीच में अगर वो थोड़ी देर हंस भी लेता है ना, तो शायद उसका दिन बन जाता है। तो आई हैव ऑलवेज मेक दिस पॉइंट कि चाहे मैं फाइनल का लेक्चर ले रहा हूँ, इंटर का लेक्चर ले रहा हूँ, या फाउंडेशन का लेक्चर ले रहा हूँ, आई मेक श्योर कि बच्चा जब जाए तो वो क्लास से खुश होकर के जाए। हम्म। मतलब वो एटलीस्ट 10 लोगों को ये जरूर बोले कि भैया और कोई किधर से कुछ भी ले ले, तेरे को ये लेक्चर तो इस बंदे से ही लेना है। बहुत स्टूडेंट्स का एक और डाउट होता है कि जैसे डीटी में ना बहुत सारे सेक्शंस वगैरह या फिर परसेंटेज वगैरह ना वो याद से नहीं होते। तो वो याद करने का क्या तरीका है, फिर क्या उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए या फिर कुछ लिंक बना के याद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? लर्निंग द सेक्शंस इन सीए, सीएस, सीएमए इज अ फुटाइल एक्टिविटी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डीटी। ये लॉ नहीं है, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्विंग के लिए आते हैं, देखिए लॉ में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर में आपको क्वेश्चन सेक्शन कोट करने की जरूरत होती है। हम्म। डीटी में जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, डीटी हैज गॉट, एक दिन मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया सब्जेक्ट से, मैंने देखा लगभग लगभग 758 सेक्शन जा रहे हैं। हम्म। इट इज जेन्युइनली इम्पॉसिबल कि आप 758 सेक्शंस को याद रख लो मालिक, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। एज फार एज लॉ इज कंसर्न दैट्स ओके, बट एज फार एज डीटी इज कंसर्न, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जितने भी टीचर है, 3 टायर सिटी से लेके Tier 1 सिटी तक के, नो टीचर विल आस्क इन डीटी कि भैया तुम सेक्शन नंबर को याद रखो। और अगर वो ये कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी वो उतने डीटी के अंदर में माहिर नहीं हुए हैं। दूसरी बात, आप प्रोविजंस को मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट वाली। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ पीजीबीपी की, तो आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करो, तो जिसमें सेक्शन 32, 35, 35 AD, 37, 48 टू 48 3, ये वो चैनल ऑफ सेक्शंस है जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं। इनको भी याद रख लोगे तो काफी हो जाएगा, और वो इतने बार पूछे जाते हैं ना, वो जनरली याद हो ही जाते हैं। एंड आर्टिकलशिप के बाद आए, और आर्टिकलशिप में थोड़ा सा भी एक आधी टैक्स ऑडिट किया है ना, तो तुमको याद हो जाता है। हम्म। राइट। और रही बात, अगर आप इंटर में हैं, तो आपने तो उसको सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेक्शन नंबर याद करना एक टोटली फुटाइल एक्टिविटी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन का नंबर याद करना, या फाइनल लेवल पे केस लॉ का नाम याद रखना, ये टोटली इररिलेवेंट एक्टिविटी है। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। एग्जामिनर विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, कि उसने सेक्शन कोट किया है या नहीं। एग्जामिनर विल जज यू इफ द क्वेश्चन कम्स कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे हाई कोर्ट रिव्यू या रिकॉल कर सकता है कि नहीं, फाइनल लेवल का एक क्वेश्चन है, हाई कोर्ट रिव्यू या रिकॉल कर सकता है कि नहीं। उसके अंदर में वो आपसे सेक्शन नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो आपसे कोई केस लॉ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया रिव्यू या रिकॉल का पावर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास है या नहीं, काम खत्म हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
तो दे आर नॉट जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, दे आर नॉट जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ, दे आर जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। तो उस पर फोकस करना चाहिए, बाकी इररिलेवेंट एक्टिविटीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली इन माई क्लास एट इंटर फाइनल लेवल डू नॉट प्रमोट लर्निंग ऑफ सेक्शन। पर हाँ, मैं जरूर बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको कंफर्म याद हो जाएंगे, हम इतने बार प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। सर एक क्वेश्चन है जो कि मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, कि सर जब आप सीए बने, तो सीए बनने से पहले की लाइफ और सीए बनने के बाद की लाइफ, सर क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया, क्या सोसाइटी में चेंज आया, क्या नजरिया बदला लोगों का आपके प्रति? यू नो व्हेन आई वाज डूइंग सीए, मैं इसका बहुत खूबसूरत जवाब दूंगा जो शायद बहुत बच्चों को पसंद भी आएगा और शायद आपको भी पसंद आए। हम्म, सीए बनने से पहले ना सिर्फ मैं सीए कर रहा था। हम्म, सीए बनने के बाद मेरे लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मेरे घर के 6 बच्चे मेरे पीछे सीए बने, मुझे देख के। तो इससे खूबसूरत जवाब इसका हो नहीं सकता। दूसरी बात, पहले मैं सिर्फ सीए कर रहा था, मतलब मैं सिर्फ बदल रहा था फ्रॉम अ नॉर्मल स्टूडेंट टू सीए। हम्म, सीए करने के बाद मेरे आने वाली 3 जनरेशन्स बदल गई है, ये यू तो नो, है। इन टर्म्स ऑफ हाँ, मनी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ये कोर्स के अंदर में एक डेफिनेटली पावर है। पहले 5 साल ना ये आपसे सब कुछ ले ही लेगा, मतलब आपका सुख, चैन, बॉडी, एवरीथिंग, यू नो। तो इसे शायरी से कहना चाहता हूं कि मंजिलों पे नजारे बहुत अच्छे दिखते हैं, किसी सर। ने बताया ही नहीं कि देखने अकेले पड़ते हैं। आप जब टॉप तक के पहुंचोगे ना, फाउंडेशन के आपके दोस्त छूट चुके होंगे, इंटर में नए दोस्त बनेंगे, पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये नोट्स पूर्ति तक के हैं। फाइनल में तो तुम्हारे को समझ में आ जाता है ये धरती कोई काम की नहीं है, मतलब फाइनल तक के तो तुमको खुद से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। बट बिलीव मी एवरीवन, when you will complete this course ना, every minute will worth spending। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने अटेम्प्ट लगे, मुझे खुद को 3 लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रैंक में आया हुआ बंदा और नॉन रैंक में आया हुआ बंदा का सिग्नेचर का वैल्यू सेम है। सही हाँ, बात। वो हियर एंड देयर कपल ऑफ लैक्स में ऊपर नीचे होगा, लेकिन गॉड ओनली नोस कि आप फर्स्ट ईयर के रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हैं 6th ईयर के नहीं। हम्म, जैसे जो मेरे अटेम्प्ट में रैंक में आया होगा, उसने डेफिनेटली हमारे टाइम पे 7-8 लाख का पैकेज था, रैंकर्स को कुछ 12-13 लाख का पैकेज था, राइट। हम टॉकिंग कुछ 8-9 ईयर्स डाउन द लाइन। मेरे को जो अमाउंट मिल रहा था पढ़ाने के टाइम पे, वो स्टार्टिंग में मिल रहा था 20,000 30,000। आज मैं अगर 10 साल पलट के देखूं, शायद उसका जितना पैकेज है ना उतना मेरा खर्चा होगा। तो डोंट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ पैकेज, but definitely it will transform whole of your generation in terms of money, in terms of power, in terms of thinking capacity, in terms of dealing with people, in terms of many people looking at you from your family कि यार ये कर सकता है, तो क्या पता आप कितने अपने खुद के ही घर वालों के लिए एस्पायरेशन बन जाओ कि यार ये बंदा कर सकता है, यार ये तो मतलब क्या रहा है और कैसा रहा है। सो लुकिंग एट माई 48%, 56%, वट एवर, मेरे घर वालों ने तो खुद ने बोल दिया तभी ये तेरे से सीए नहीं होगा। हम्म, बट आज जब उनके बच्चा सीए करने पहुंचता है, तो सबसे पहला कॉल मेरे को आता है, यार विजय ये भी सोच रहा है तेरे जैसा सीए करने का, बिकॉज दे हैव सीन ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ फ्रॉम बीइंग जीरो टू होल्डिंग अ लैंड रोवर राइट नाउ। मैंने एटलीस्ट अब तक जितने भी देखा है ना, आई हैव नेवर सीन एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेगिंग फॉर वर्क और बीन अनएम्प्लॉयड। मतलब ये मैं तो कहता हूँ, आप सीए भी बन जाओ ना तो भी यू आर मोर वर्थ देन एनी अदर कोर्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इन कोचिंग, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं दुनिया में, पर सर एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जो कि उसको एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाए उसकी? आपको सीधा जवाब चाहिए या बहुत सटीक जवाब चाहिए? सर दोनों का मतलब एक ही तो है। नहीं नहीं, दोनों के मतलब बिल्कुल अलग है। सर जैसी आपकी इच्छा। एक जुगाड़ू सीए, एक बेस्ट सीए है, सीधा जवाब। हम्म, ठीक आई है। मीन टू से, आप अगर क्लाइंट का सोल्यूशन दे सकते हो ना, देखिए क्लाइंट आपसे पास आकर के बिल्कुल आपको जज नहीं करना चाहता आप फीचर्स में कैसे हो, आप दिखने में कैसे हो, आपका रैंक आया नहीं आया, आप कितने उसका सिंपल पॉइंट है, मेरा बी काम यू होना वर्क इन अ चाहिए। कंपनी, बी यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट, और यू आर वर्किंग फॉर एनीवन, उसका बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, भाई तू मेरा काम कर सकता है क्या? इफ द आंसर इज यस, यू आर द बेस्ट सीए इन द वर्ल्ड, आंसर खत्म। बट अगर आप उसका काम नहीं कर सकते, फॉरगेट, तुम्हारा कितने ही रैंक आए होंगे उससे कोई मतलब नहीं।
मेरी एक बात समझना, कई लोग रैंक में आते हैं यार, मेरी एक बात समझिए, हम कभी उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, हम अप्रिशिएट जरूर करते हैं कि आप रैंक में आए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट हम उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमारे को पता है रैंक में आने वाले बच्चे सिर्फ 50 है, पास तो सभी हुए ना। बराबर हम्म है कि नहीं? दूसरा, हाँ, आइडल फीचर्स आप में क्या होनी चाहिए, पॉइंट नंबर वन, आपको, अगर करंटली मैं बात करूं, करंटली आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आर एक्सेल बेस्ड, मैक्सिमम कैलकुलेशंस आर एक्सेल बेस्ड। दूसरा, आप में एनालिटिकल स्किल्स थोड़े से बेटर होने चाहिए, कि भैया आप दो चीजों को प्रोज एंड कॉन्स में एनालाइज कर सको। तीसरा, आपके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कोई सी लैंग्वेज में बात करें, डजेंट मैटर, बट अगर आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं मल्टीपल चीज, क्योंकि सीए करने पे रीडिंग कभी खत्म नहीं होने वाली, आप मान करके चलिएगा। ठीक है, अमेंडमेंट हर साल आएंगे, तो रीडिंग कभी खत्म नहीं होगी, तो आप एक अच्छे रीडर होने चाहिए। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप यू नो प्रोएक्टिव होने चाहिए, आप बहुत ज्यादा बात करने वाले होने चाहिए। अगर आप शांत रहने वाली व्यक्ति है, इंट्रोसेप्ट वाले व्यक्ति है कि नहीं यार मैं तो बात नहीं करूंगा, और मैं आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप हम्म मान के चलिए हम वो लोग हैं जिसको क्लाइंट से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता नहीं है। शुभम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम्म। गाय दूध देती है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? गाय दूध देती है सर, यस सर देती है। नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। हाँ मतलब अच्छा। दिस इज द थिंग। तो हमारे साथ भी यही होता है, गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो हम्म आपको जब तक कि ये फंडामेंटल पता है ना, कि यार आपको बातें करनी आनी चाहिए, क्लाइंट के साथ बहुत सारी बातें करते आनी चाहिए, हम्म आपको खुद होकर के एक्टिवली बात करते आनी चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बार मार्केट में उतरोगे ना, तो आपको 10 लोगों से बात करना पड़ता है, काम के लिए बात करना पड़ता है, वन टू वन रेफरेंस देना पड़ता है। तो यू शुड बी टॉकेटिव, यू शुड बी प्रोएक्टिव, ये फीचर्स होने चाहिए। सर थोड़ा अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ ना, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत मतलब कि कैसे आप मिले थे, ये कैसे क्या ये हुआ था। जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं। मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, यार मेरे क्लास की डिटेल्स आप मत डालो, बट आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, मेरे वीडियो मेरे से ज्यादा दूसरों के चैनल पे है, और उनमें अच्छा। लाखों में व्यू है। तो खैर, अगर मैं लव स्टोरी की बात करूँ, शुभम, मेरा एक ब्रेकअप हो चुका था हम्म। पल्लवी से पहले, एक ब्रेकअप हो चुका था, और मैं काफी टूट चुका था, और ये सीए की जर्नी के दौरान ही हुआ था। उसके बाद ना, पल्लवी जो वाइफ है मेरी अभी, राइट, हम लोग मेरे भाभी के, मेरे भैया के शादी में मिले थे, वो मेरी भाभी की बहन है, मतलब वो हम आपके एक कौन रिलेशन है, वो मेरे अच्छा भैया की अच्छा। साली है, तो दैट्स हाउ वी मेट एट माय ब्रदर्स प्लेस। तो जब हम लोग मिले, वो भी सीए कर रही थी, मैं भी सीए कर रहा था, और क्या होता है जब दो लोग सीए करते हैं, तो उनके दर्द अलग जुड़ ही जाते हैं, तेरी क्लासेस की दर थी, ये मेरी तो है। क्लासेस की दर थी, तेरी तेरी पढ़ाई कितनी हुई है, तेरा अटेम्प्ट कौन सा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है, कौन सी नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हाँ, थ्रू आउट द थिंग ना, हमने कुछ बातें बड़ी कॉमन रखी। मैं आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, देखिए, लव मैरिज करना ये बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने खुद ने किया है, तो मैं इसको गलत बोल ही नहीं सकता। पर हमने कुछ डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉलो किए। पहला डिसिप्लिन था कि भैया, हम लोग जब भी बात करते थे, हम लोग सिर्फ रात में 11 बजे से, जब तक वो ना सो जाए या जब तक मैं ना सो जाऊं, तब तक की बात करते थे। तो ये फिक्स था। पर दिन में हम एक दूसरे को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, ये हमारे इसमें था ही नहीं। उसको पता था बाबू खाना खा लेगा, बाबू भूखा नहीं रह सकता। ठीक है। दूसरा, हम एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे, बिल्कुल अननेसेसरी एक दूसरे को परेशान नहीं करना, और हम 6 साल लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, तो वी वैल्यू बोथ स्पेसेस। मैंने उससे तीन ही कमिटमेंट किए थे। पहला कमिटमेंट था कि भैया, तू सीए बनेगी और मैं सीए बनूंगा, तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो ये रिलेशनशिप का कोई एंड नहीं होगा। तो हमारे गोल्स बड़े क्लियर थे कि भैया, हमारे इंडिविजुअल्स गोल अलग है और हमारे पर्सनल गोल्स अलग है। दूसरा, मैंने उसको बोला था कि यार देख, मेरे पास आज तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट, कि मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, पर अगर कुछ बहुत रहा तो सब कुछ तेरा। हम्म। एंड बाय द गॉड ग्रेस, बाय तिरुपति बालाजी ग्रेस, आज जो कुछ भी है सब उसका ही है। एक होंडा सिटी मेरे नाम पे है, बाकी सब तो उसके ही नाम पे है। अच्छा, और तीसरा, वो सीए है, तो मेरे को कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा और क्या नहीं मिल रहा। उसको समझ भी, गई। उसके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और थिंग्स आर वर्किंग वेल।
और मैंने ये कहीं कहा भी है किसी लेक्चर के अंदर में, बी अ सीए, डेट अ सीए, हैव अ चार्टर्ड लाइफ। सर वैसे आपकी वाइफ मतलब कि मतलब वो जॉब करती है या फिर आपके साथ ही करती है काम? नहीं, एक्चुअली वो मेरे से बहुत ज्यादा काम करती है। सबसे पहली बात, वो मेरे पूरे एसेट्स मैनेजमेंट करती है। दूसरा, वो बहुत सक्सेसफुली, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुली मेरे घर को हैंडल करती है, मेरे सन स्वास्तिक को हैंडल करती है। तीसरा, आई एम इनटू वेरियस वेंचर्स व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी ऑक्शंस एंड ऑल। तो उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट वो हैंडल करती है। फिर जो मेरे नोट्स अपडेट होते हैं हर बार, क्योंकि मैं बहुत सारे जगह पे लेक्चर्स में होता हूँ, तो हम्म। नोट्स को अपडेट करना, बाकी चीजों को सिंक्रनाइज करना, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सारा पार्ट वो हैंडल करती है। और सबसे जरूरी काम वो मुझको भी हैंडल करती है। ये तो है सर। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है सर, आपकी जो लाइफ की जो पहली अर्निंग थी वो कितनी थी, मतलब कितने की थी? मतलब बिफोर सी है, आफ्टर सी है? बिकॉज अ, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग बिफोर सी है। अगर मैं पहले अर्निंग की बात करूँ तो वो कुछ 12 रुपए था। मैंने हनुमान चालीसा सेल किया था गीता प्रेस गोरखपुर का। अच्छा। तो सीए बनने या सीए स्टार्ट करने से बहुत पहले मैं किताबें बेचता था स्टॉल्स के ऊपर। तो मैंने 12 रुपए से इसका स्टार्टिंग की थी। और आफ्टर मतलब सीए बनने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब पे गया हम्म। तो कुछ 52,000 रुपीज था। सब कुछ, मतलब ग्रॉस अमाउंट, जो नेट नेट करके कुछ द देन टाइम आता था कुछ 39-40 समथिंग हाथ में। सर थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए ना मोटिवेशन हो जाएगा, तो सर आप एक बार ना अपनी थोड़ा सोर्सेज ऑफ इनकम बता सकते हो कि आप मतलब कहाँ कहाँ से आपकी अर्निंग हो जाती है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। देखो, सोर्सेज ऑफ इनकम तो अनलिमिटेड होती है, हेड्स यस। ऑफ इनकम 5 होती है, बराबर है कि नहीं? हेड्स ऑफ इनकम जितनी भी है वो सब है, हम्म। पांचों के पांचों। ठीक है। So अच्छा। I get remuneration from the firm. हम्म। I get rental income from the properties. हम्म। पीजीबीपी तो है ही। हम्म। शेयर्स के अंदर में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में उठापटक होती रहती है, तो कैपिटल गेन है ही। हम्म। देन इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, हम्म। अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट, ये सब आता रहता है, तो आईएफओएस भी है ही। तो हम्म। पांचों हेड से इनकम है। प्रिसाइजली जेन्युइनली बोलूं तो मेरे को खुद को नहीं पता मेरा एग्जैक्ट इनकम कितना है। बट मैं हम्म। आपको बहुत श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ, पर मंथ का खर्चा मोर देन 4-5 लाख रुपए है। अच्छा अच्छा सर, ये आई एम आपने टॉकिंग शायद अबाउट पहले भी बताया एक्सपेंसेस। था। हाँ। हाँ, मैंने इसके पहले भी बोला है कि हम्म। मेरे को एग्जैक्ट इनकम नहीं मालूम मेरी कितनी है, क्योंकि हम्म। इनकम अक्रूवल बेसिस पे आती है। तो हम्म। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मेरे को एग्जैक्ट इनकम मेरी कभी नहीं पता होती। पर हाँ, हम्म। मेरे एक्सपेंसेस 4-5 लाख रुपए पर मंथ तो आराम से है। सर ये मेरा चैनल का सबसे पॉपुलर सवाल है कि कोई ऐसा कोई आपने सीक्रेट अगर आप बता सकते हो जो कि आपने पब्लिकली ना बता रखा हो। ऑफिस में बॉस से छुपा करके उनके ही क्लाइंट से कुछ हम्म। काम के लिए पैसे लिए। अच्छा। मतलब उन्हीं के काम के लिए पैसे लिए, जैसे कुछ काम उनको हमने ही बोल दिया कि यार आप फर्म में क्यों लेके आ रहे हो, हम कर देते हैं, आप हाँ, हमको इतना ही दे दो। तो ठीक है। ये किया है, ये बहुत किया है। सर एक सवाल रह गया कि आपकी कार्स कलेक्शन कितनी है? मेरे पास जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है होंडा सिटी, हम्म। ब्राउन कलर। ठीक है। देन मेरे पास बलेनो। तीसरा है एक और होंडा सिटी। चौथा है हाई क्रॉस। हम्म। पांचवा आता है इनोवा। छठवा आता है लैंड रोवर डिस्कवरी। सर ये सारी है आपके पास? हाँ, सब है। ओ भाई साहब। मेरे पास 2 साइकिल, हम्म। 4 टू व्हीलर, हम्म। ये जो कार मैंने कही वो। अच्छा। नेक्स्ट गोल है कि मेरे को कैरावन लेना है। अच्छा, जहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं जिसमें हाँ, मतलब जिसके अंदर में वो बेड बाथरूम हाँ वो हाँ। सब हो और आप घूमने निकल जाओ, मुझे घूमना पसंद है। तो ऐसा कुछ कैरावन लेकर के निकल जाओ कहीं ना कहीं। सर आपको देखना इतनी इतनी मोटिवेशन मिलती है ना सर, जाते जाते एक बढ़िया सा मोटिवेशन दे दो सीए स्टूडेंट्स के लिए जो कि मजा आ जाए सर। सी, मैं आपको एक बात बताऊं, हर बच्चे से मैं ये कहता हूँ, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, सारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ, आप जब भी ऐसा फील करो ना कि आप बहुत डिमोटिवेटेड हो हम्म। और पढ़ाई करने का मन ना करे, हम्म। और ऐसा लगे बस यार अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, बस यार अब बहुत खत्म हो गया,
मैं कहूंगा आपके लिए द बेस्ट मोटिवेशन है, अपने पापा का लोन स्टेटमेंट निकालो, हम्म। अपने मम्मी का लोन स्टेटमेंट निकालो। मम्मी ने अगर कुछ घर गिरवी रखा है तो उसका लोन स्टेटमेंट निकालो खुद हो करके। हर बार हर महीने के घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लो, और महीने का मम्मी से रफली पूछ करके घर का खर्चा निकाल लो। हम्म। और ये है ना, अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे नाम के नीचे लिख करके रख देना। आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि आप बार बार अपने आप से यही सवाल पूछेंगे कि भैया ये कहाँ से होगा, और अगर मैं रुक गया तो ये कौन करे। ये तो है। तो द बेस्ट मोटिवेशन आई पर्सनली फील इज द लोन स्टेटमेंट। आप एक लोन स्टेटमेंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू। एंड बिलीव मी, वर्ड्स कुड बी वेरी लेस टू डिफाइन व्हाट पेरेंट्स एक्चुअली डू फॉर अस। हम लोग है ना, बहुत सेल्फिश लोग होते हैं हम लोग, कभी ये समझते नहीं है। हम समझते हैं कि यार पेरेंट्स की तो ड्यूटी है। बहुत बार यही नहीं समझ पाते कि यार उनने उनने कैसे मैनेज किया होगा। और ये आपको तब रियलाइज होता है जब आप खुद कमाना चालू करते हो, तब आपको रियलाइज होता है, और बाप लाइट बंद करने बोलता था, क्यों बंद करना बोलता था। सर थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे थैंक आने। यू सो मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड लवली पब्लिक। आपको जब भी मदद लगती है फाइनल इंटर एंड फाउंडेशन लेवल पे, वी आर ऑलवेज देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that.